नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल परीक्षा निकेतन अ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और एसएससी एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो हमारी प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 10 अक्टूबर 2017 शिफ्ट 1 के आपके इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। तो ये हमारी 19वीं क्लास है इंग्लिश से वाले पार्टीशन की। तो बिना समय को वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या करना है, सेंटेंस में एरर फाइंड करनी है। जो सेंटेंस दिया गया, सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया और बताना है सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ठीक है, दीज आर सुपर इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कीप योर लिटिल वन एंगेज्ड थ्रिल्ड ऑन एंड ऑफ टीवी। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसी सुपर इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज बताई गई हैं जो कि क्या करती हैं, आपको कम एंगेज करती हैं किसमें, टीवी वगैरह में, मतलब कि आप रियल लाइफ से जुड़ सकते हैं, ऐसा उस सेंटेंस में कहा जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बात की जा रही है सुपर इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज की, जो आपको क्या करती हैं, लिटिल एंगेज करती हैं, मतलब कम एंगेज करती हैं किसी चीज़ के कार्य में। तो यहाँ पे बात यहाँ पे जो की जा रही है वो एक्टिविटीज़ की जा रही है। तो यहाँ पे कीप के पहले आना चाहिए विच, क्योंकि जब तक विच यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं होगा, तब आपका सही माना जाएगा। दीज आर सुपर इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज विच कीप योर लिटिल वन एंगेज। तो यहाँ पे विच का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यही इसको फिर सही से एक्सप्लेन कर पाएगा। तो हमारा सेकंड वाला पार्ट है, यहाँ पे एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। यहाँ पर भी आपको सेम वैसे ही फाइंड करनी है एरर। सिंस दे गॉट समथिंग, ठीक है, जब उनको कुछ मिला, डिफरेंट ईच मंथ दे कीप कमिंग बैक टू इट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से कॉमा लगा हुआ है, यानी कि ये जो आगे दिया गया ये आपका एक दूसरा क्लॉज है और जो पीछे दिया गया ये आपका दूसरा क्लॉज है। तो ये दूसरा वाला क्लॉज जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, जो पहला वाला उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ठीक है, अगर आप सबऑर्डिनेट क्लॉज को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है दे कीप कमिंग बैक, यानी जो सेंटेंस है वो आपका सिंपल प्रेजेंट में बना हुआ है। किस बना हुआ है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में बना हुआ है। कीप कमिंग बैक पूरा फ्रेज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दे गॉट समथिंग लिखा हुआ है जो कि पास्ट में है, तो यहाँ पे गॉट ना होकर के गेट होना चाहिए था, इसलिए फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे एरर है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बनता है क्लॉजेस का वो सेम सेंटेंस में ही बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। यहाँ पे आपको करेक्ट फिल करना है। दे लुक लाइक वी, दे लुक लाइक, वो कैसे दिखते हैं, वो हमारे जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए या पॉजिटिव केस आना चाहिए, वो आपको सही फिल करना है। तो डेफिनेटली दे लुक लाइक अस, वो हमारे जैसे दिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। बोथ सुशांत डैश रोहित आर हैंडसम, यानी कि जो सुशांत हैं और रोहित हैंडसम है। तो आपने पता होगा कि बोथ एंड का पूरा कॉम्बिनेशन चलता है। बोथ के बाद कोई नाउन आया, फिर एंड के बाद क्या होगा, कोई नाउन आएगा। तो बोथ एंड का कॉम्बिनेशन होता है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा हमारा। जैसे बोथ एंड का होता है, नॉट ओनली बट आल्सो का होता है, आइदर और का होता है, नाइदर नॉर का होता है। ये सेम आपका फ्रेज चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ सुशांत एंड रोहित हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड रोहित, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। एक वर्ड दिया गया है सबसाइड। क्या दिया गया है, सबसाइड। और सबसाइड का आपको सिनोनिम बताना है। सबसाइड का आपको सिनोनिम बताना है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए सबसाइड का मतलब क्या है। सबसाइड का मतलब होता है वायलेंट, यानी कोई व्यक्ति जो तुरंत क्या हो जाता है, उग्र हो जाता है, झगड़े का माहौल बना लेता है, उसको सबसाइड कहते हैं। और उसी वायलेंट के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका सिनोनिम आपको बताना है क्या होगा। सिनोनिम आप अगर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे लिखा इनलार्ज माने होता है बढ़ाना, प्रोलॉन्ग माने बढ़ाना होता है, ऑब्लोंग माने बढ़ाना होता है, और डिसेंड यहाँ पे क्या पूछा है, डिसेंड। अब डिसेंड का जो मतलब होता है मतलब कि फॉल डाउनवर्ड, फॉल डाउनवर्ड, नीचे की ओर जाना, यानी कि जब आप उग्र हो जाएंगे तो आपका जीवन है वो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, आपका कम होता चला जाएगा। सैवर के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, कोई घातक चीज़ के सेंस में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जिसका बेस्ट सिनोनिम होगा वो डिसेंड होगा। आयोग ने इसका यही ऑप्शन नंबर 1 ही दिया था, लेकिन अगर आप वास्तव में अर्थ निकाल के देखेंगे तो जो पहला वाला है वो सुटेबल नहीं बैठ रहा है। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे अन्य 4 ऑप्शन से तो यहाँ पे पहला ही आयोग ने इसका उत्तर दिया था। ठीक है, आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं खुद से भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है। आपके सामने लिखा हुआ इन्वेड। ठीक है, इन्वेड का सिनोनिम आपसे पूछा गया है। इन्वेड का क्या पूछा गया, सिनोनिम आपसे पूछा गया है। तो पहले तो पता है इन्वेड का मतलब क्या होता है कि कहीं पे आक्रमण करना। ठीक है, जैसे बहुत सारे जो विदेशी हैं इन्होंने भारत पर इन्वेड किया, आक्रमण किया। ठीक है, या ये ऐसे कह सकते हैं एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती का करना, घुसना बल के कारण। ठीक है, एंटर बाय फोर्स। अब यहाँ पे इसका आपसे सिनोनिम पूछा गया, तो एब्यूज माने होता है गाली देना, कोई मतलब नहीं यहाँ से। ट्रेस माने खत्म हो जाना, श्रेड कोई मतलब नहीं। रेवेज यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि रेवेड का जो मतलब होता है वो आपका ये होता है कि एक एक्सटेंसिव डैमेज के लिए आप क्या कर रहे हैं, कहीं पर एंटर कर रहे हैं, एक्सटेंसिव डैमेज के लिए, नुकसान के लिए। ठीक है, एक्सटेंसिव डैमेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया गया स्टडी। ठीक है, स्टडी का आपसे पूछा गया है सिनोनिम क्या होगा। ठीक है, अब सिनोनिम स्टडी माने होता है जिद्दी।
स्टडी माने क्या होता है, जिद्दी, या इसके लिए स्टेबल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, स्टडी के लिए स्टेबल होता है। अब यहाँ पे इसका आपका बेस्ट एक्सप्रेस यानी सिनोनिम पूछा गया है, तो वल्नरेबल का मतलब होता है चेंज हो सकता है आसानी से, ये तो होगा नहीं। फ्लेक्सिबल ये भी चेंज हो सकता है, वॉबली ये भी आपका अनस्टडी होता है, ठीक है। लेकिन स्टडी पूछा है तो अवॉइडिंग वर्ड का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, इसका ये एंड्योरिंग के सेंस में आता है, मतलब जो एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया गया, अपोजिट पूछा है किसका, इमैक्युलेट का अपोजिट पूछा गया है, ठीक है। अब इमैक्युलेट का मतलब होता है साफ सुथरा, इमैक्युलेट का मतलब क्या होता है, साफ सुथरा यानी क्लीन, ठीक। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, जो आपका क्लीन नहीं होगा, तो यानी कि क्लीन ये साफ है, ब्राइट ये भी प्योर है, ये तो अच्छे पॉजिटिव वर्ड हैं, तो ये तो हो नहीं सकते। बचा आपका फाउल, तो ये नेगेटिव वर्ड के सेंस में आ रहा है, तो यही इसका बेस्ट एंटोनिम होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने इम्प्यूट वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। इम्प्यूट का मतलब होता है एट्रीब्यूट करना, क्या करना, एट्रीब्यूट करना। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, इसका एंटोनिम पूछा गया इम्प्यूट का। तो एट्रीब्यूट करना मतलब कि आप जैसे कहीं झगड़ा हो रहा है, ठीक है, और उस झगड़े में क्या कर रहे हैं कि आप भी झगड़े में शामिल हो गए हैं या बचने का प्रयास नहीं कर रहे, आपने अपने आप को क्या कर दिया, ये घोषित कर दिया कि नहीं मुझसे नहीं होगा, ठीक है, डिफेंड ही नहीं करना चाहते हैं, तो उस सेंस में इम्प्यूट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन इम्प्यूट का अगर एंटोनिम पूछे तो डिफेंड इसका एंटोनिम हो जाए कि आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अपने आप को बचाने का एटलीस्ट प्रयास तो कर रहे हैं, ठीक है। तो इम्प्यूट का जो एंटोनिम होगा वो आपका डिफेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है फॉरसेक, ठीक है। फॉरसेक का मतलब क्या होता है, एबंडन यानी किसी को छोड़ देना, रिलीज कर देना, इस सेंस में इसका प्रयोग किया, या भूल जाना, ठीक है, इस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो आपका होगा रिवर्ट। रिवर्ट का मतलब क्या होता है, रिटर्न, वापस वहीं आना, यानी कोई चीज़ आपने किसी को दी और उसको भूल गए, छोड़ दिया आपने, ठीक है, लेकिन रिटर्न यानी कि वापस आप वहीं पे आ रहे, तो उस सेंस में इसका एंटोनिम आ जाएगा रिवर्ट, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 11। यहाँ पे आपके सामने एक इडियम दिया गया है, टू डॉक्टर द अकाउंट्स, इसका मतलब आपसे पूछा गया है, तो यानी कि जो अकाउंट्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करना, यानी कि उनमें किसी न किसी प्रकार की हस्तक्षेप करना, तो डॉक्टर द अकाउंट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इडियम है ये, टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में इडियम दिया गया है ऑन द ब्रिंक ऑफ डिसेस्टर, इसका मतलब आपसे पूछा गया है, यानी कि ब्रिंक ऑफ डिसेस्टर का मतलब होता है बिल्कुल आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहां पे फेलियर होना ही तय है, ठीक है, तो यानी कि वेरी क्लोज टू फेलियर, यानी कि आप असफलता के बहुत पास हैं, ऑन द ब्रिंक ऑफ डिसेस्टर, ठीक है, तूफान आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, ओके। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आज से 2-3 साल बाद हमारी जो स्थिति होने वाली है वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने दिया गया है, ये ब्रैकेट पार्ट में आपको बताना है, इसको क्या करना, करेक्ट करना है, ठीक है। नथिंग शोज द inaptness of the state more than unpreparedness in the face of predictable events, यानी नथिंग सोर्स। अब यहाँ पे जो हम देखेंगे तो कोई गलती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि नथिंग सोर्स द इनएप्टनेस, कोई ऐसा चीज़ हमको नहीं दिखाई देती जो मतलब हमारी प्रिपेयरनेस है उसको क्या करे, फेस करे, ठीक है, ऐसे इवेंट को फेस करे, तो बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई एरर नहीं है यहाँ पे, तो नो इम्प्रूवमेंट होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, प्रोहाइबिटरी ऑर्डर्स विल नॉट इन्फोर्स्ड, क्या लिखा हुआ है, प्रोहाइबिटरी ऑर्डर्स विल नॉट इन्फोर्स्ड विद द गवर्नमेंट एविडेंटली। अब आगे वाले सेंटेंस को बाद में पढ़िएगा, पहले ही देखो यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है, विल नॉट इन्फोर्स्ड। आपको पता है कि जो विल और सेल होता है यह किस में होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, और ये भी आपको पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यानी कि इससे पता चल गया कि विल नॉट तो नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या आ सकता है, आपको ये भी पता है कि जो नॉर्मल वाज और वर होते हैं इनमें भी क्या होता है, आपका आसानी से आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं आता है, यानी कि ये सेंटेंस बना है पैसिव वाइज में, क्योंकि एक ही वो ऐसी कंडीशन होती है जहां पर वाज वर विल इन सब के साथ पे क्या आ सकता है, वर्ब भी थर्ड फॉर्म आ सकती है, लेकिन विल के साथ नहीं आती, इसकी भी जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो विल भी आता है, जो कि यहाँ पे है नहीं, किसी ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक ही चीज बचती है कि ये टेंसेंस आपका क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और पास्ट इंडेफिनिट जब हम पैसिव वाइज बनाते हैं तो क्या आती है, हेल्पिंग और वाज और वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखो वाज आएगा कि वर आएगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ऑर्डर्स लिखा हुआ है, ऑर्डर्स लिखा हुआ है, यानी कि ये आपका जो प्रोहाइबिटरी ऑर्डर्स है ये प्लूरल नाउन है, कैसा है, प्लूरल। प्लूरल का मतलब क्या है, यहाँ पर जो प्रयोग किया जाएगा वर का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे विल नॉट नहीं होगा, वर नॉट होगा, इस आधार पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आ प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पे हथियारों को रखा जाता है उसको बोलते हैं आर्मरी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, यानी कि जो डेड बॉडी होती है उसका जब मेडिकल एग्जामिनेशन किया उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम, ठीक है, पोस्टमार्टम यानी डेथ के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दिया गया है, यहाँ पे जो 8th लिखा हुआ है इसकी आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो सभी लोग जानते हैं EIGHTH, ये होती है 8th की करेक्ट स्पेलिंग, ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में ग्रामर की स्पेलिंग पूछी है, सभी लोग जानते हैं GRAMMAR, अक्सर गलती के लोग क्या करते हैं GRAMMER कर देते हैं, जो कि आपकी गलत है, AR आपकी सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर में लगाना है आपके सेंटेंस को। इफ़ यू सन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इफ़ यू सन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे अगला वर्ड क्या होना चाहिए आप, इफ़ यू, यानी कि पहला कंडीशनल सेंटेंस तो दिया गया है। अब यहाँ पे पहला क्लॉज कंप्लीट हो गया, अगला जो आएगा वो भी किसी ना किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे देखो इनमें सब्जेक्ट कौन है, यू है आपका, तो यानी सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, आर से स्टार्ट होगा, यानी कि पहला और तीसरा तो गलत हो जाएगा। अब आप अर्थ निकाल के देखिए, इफ़ यू सन रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू। अब यू हैव टू आ गया, आपका हेल्पिंग वर्ब आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए, और वर्ब किस में है, एक्सेप्ट, पी वाले सेंटेंस में है, तो आर आएगा, फिर पी आएगा, फिर क्यू आएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इफ़ यू सन रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू एक्सेप्ट स्लेवरी इन सम वे और रेदर। अगर आप इस चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको दास को स्वीकार करना पड़ेगा, दास प्रथा को स्वीकार करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको करेक्ट ऑर्डर लगाना है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, यानी पूरा सब्जेक्ट आपके सामने दिया गया है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, या तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए या तो आपकी वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इन तीनों में देखेंगे PQR में तो कहीं पर भी आपको वर्ब नहीं नजर आ रही, हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही, एज, तो यानी सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, क्यू से स्टार्ट होगा। और आप देख सकते हैं कि तीनों भी जो पार्ट दिए गए हैं इनमें क्यू कहीं नहीं है, तो एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो अगर आप जो पैराजम्बलिंग में कभी कंफ्यूजन होते हैं, थोड़े थोड़े ये लिंकेज वर्ड आप दिमाग में रखेंगे तो डेफिनेटली आपको आसानी होगी। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज अ बिग स्टेप taken by the government of India to make this country a digitally empowered country. Okay, तो QPR is the correct answer. नेक्स्ट 21 से लेकर 25 तक आपके सामने ये क्लोज टेस्ट है, आपको करेक्ट वर्ड फिल करना है, देखते हैं क्या होगा। टुडे व्हेन इंडिया इज, अगर हम आज देखें जो हमारा भारत है क्या हो चुका है, बंद चुका है, रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, चेंज हो चुका है, ऐसा कुछ है नहीं, हमारा भारत स्वतंत्र हो चुका है, किससे, अंग्रेजों से। तो टुडे व्हेन इंडिया इज फ्री, यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाएगा, फ्री का। ठीक है, आगे क्या है, दीज ऑफिसर्स रिप्रेजेंटिंग ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर वेरी क्लोज टू द मोस्ट करप्ट बिजनेसमैन। तो यानी कि जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है इनमें करप्शन बढ़ता चला जा रहा है। हु आर, जो कि कैसे हैं, ऐसे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के लोगों की बात की जा रही है। ठीक है, जो कैसे हैं, हु आर कैसे करेक्ट है, इथिकल, इथिकल तो सही होता है, ये तो होगा नहीं, प्रिंसिपल मुख्य होता है, ट्रस्टवर्दी तो होगा नहीं। अगर यहाँ पे करप्ट बिजनेसमैन की बात हो रही तो वो अनस्क्रूपुलस वर्ड का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, अनस्क्रूपुलस का, मतलब जिसके कोई सिद्धांत नहीं है। ठीक है, वही तो करप्ट होते हैं जिनका अपने खुद के सिद्धांत नहीं होते। तो टू अनस्क्रूपुलस टू लेट एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ अमेजिंग प्रॉफिट्स। ठीक है, अब कैसे प्रॉफिट्स होंगे, जो प्रॉफिट्स आपके क्या होते चले जा रहे हैं, प्रॉफिट्स जो स्लिप होती हैं उनमें क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चेंजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ अमेजिंग प्रॉफिट स्लिप, उनमें क्या करते हैं, परिवर्तन करके क्या करते हैं, वो करप्शन फैलाते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला है, दिस कॉल्यूजन ब्रॉडेंस द बेस ऑफ द विशियस सर्किल एंड करप्शन स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर। और इस तरीके से जो करप्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, वाइल्ड फायर टू, अब यहाँ पे कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा, खत्म हो रहा, सेंस नहीं निकल रहा। डिटेरियोरेट का मतलब नहीं, यहाँ पे कोई मतलब निकलेगा डिटेरियोरेट का। ठीक है, कि उसका मतलब होता है कि एक तरीके से प्रोग्रेस करना, बुरी तरीके से प्रोग्रेस करना। ठीक है, तो वर्सन हो जाना, यानी पाप अभिशाप बन जाना, तो उस सेंस में नहीं आ रहा। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ इंगल्फ। ठीक है, कोई बताएगा इंगल्फ का मतलब होता है, तो मतलब नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, नेचुरल फोर्स। इंगल्फ का मतलब क्या होता है, नेचुरल फोर्स, प्राकृतिक तरीके से क्या हो रहा है वो, अगर इस प्रकार की घटनाएं घटती रहेंगी, स्लैब में परिवर्तन होते रहेंगे तो जो आपका करप्शन है वो बढ़ता जाएगा। लाइक वाइल्ड फायर टू इनगल्फ, यानी कि प्राकृतिक तरीके से जैसे आग लग जाती है जंगलों में, ऐसे ही ये बढ़ता चला जा रहा है, कौन, करप्शन। ठीक है, तो द पॉलिटिकल, आगे पढ़ेंगे इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द पॉलिटिकल एंड सोशल गार्जियंस डिपेंड ओनली टू मच ऑन द रिचर कम्युनिटीज एंड द लुक इंडलजेंटली ऑन वाइल दीज कम्युनिटीज होल्ड द इंटायर सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं और मतलब जो हमारे रक्षक हैं वो भी जो अमीर लोग हैं उन पर डिपेंड हैं। ठीक है, अभी काफ़ी ऐसे मुद्दे आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे करेक्ट फिल क्या होगा, होल्ड द इंटायर सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट टू, गवर्नमेंट को भी क्या करना रखें, रैंसम पे रख लिया। यहाँ पे रैंसम का मतलब जानता है कोई क्या होता है, मतलब कि एक तरीके से ऑब्टेन कर लेना, पूरे तरीके से अपने आप को जमा लेना। तो यहाँ पे रैंसम वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। रिस्ट्रेन, डिटेन, रिस्ट्रिक्ट, मना करने के सेंस में कोई वर्ड नहीं आएगा, रैंसम वर्ड यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। तो आप अच्छा, किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं यहाँ पे, हाँ, रैंसम, रैंसम का मतलब होता है फिरौती। रैंसम का मतलब क्या होता है, फिरौती। क्योंकि अब जो रक्षक हमारे ही भक्षक बन जाएंगे तो वो क्या करेंगे, रक्षक भक्षक क्यों बनता है, जब उसको कहीं ना कहीं से फायदा होता होगा तभी तो भक्षक बनता है। तो रैंसम यानी कि जो फिरौती लेकर के हमारे ही खिलाफ उनका प्रयोग करते हैं। तो ये सब करप्शन के बढ़ावा दे रहे हैं आगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बढ़िया पैसेज था हमारे सामने। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखा होगा, समझा होगा, और कैसे क्वेश्चन को सही तरीके से टैकल का आपको करना है कम समय में, ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस साथ सीख रहे होंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग रेगुलर
जो वीडियोज़ हैं, रेगुलर जो प्रैक्टिस सेशन है उनको देखते रहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके अंदर इंप्रूवमेंट इतना होता चला गया कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो दिमाग है वो उसी तरीके से चलेगा और करेक्ट ऑप्शन पर आपका दिमाग जाएगा। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है और प्रैक्टिस अगर लगातार कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इंग्लिश और जीके जो हम यहाँ पे चला रहे हैं प्रैक्टिस सेशन, उसमें आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।